हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 के क्लास 11, 12 जेई नीट में। और ये जो अड्डा है बच्चों, अड्डा क्या है? अड्डा है कामयाबी का। तो कैसे हो आप सब लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? कैसी चल रही है मस्तियाँ? तो मस्तियाँ कैसी चल रही है बच्चों? पढ़ाई करना भी ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इस बार है बच्चों आपके 12th बोर्ड। और 12th बोर्ड में बच्चों अगर मार्क्स लाने हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मार्क्स लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बच्चों आपके साथ मेहनत करेंगे हम। आप कहोगे कैसे? तो वो करेंगे हम बच्चों विजय बैच के द्वारा। कि ये जो बैच है बच्चों वो स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें आपको जो क्लासेस मिलेंगी बच्चों वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल की वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बच्चों अभी तक अगर किसी भी बच्चे ने क्लास लेना शुरू नहीं किया है तो बच्चों अभी क्लास लेना शुरू कर दो। अब बच्चों मैं आपको इसकी खास बात बता देती हूँ। विजय बैच में जो क्लासेस लगेगी वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए लगेगी। और बच्चों आप क्लासेस का स्केड्यूल देख पा रहे होंगे। और बच्चों हमारी जो क्लास लगती है इकोनॉमिक्स की वो लगती है बच्चों सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे मतलब पूजा मैम की क्लास, सुबह 11 बजे मतलब इकोनॉमिक्स की क्लास। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसमें जो भी क्लासेस भी लगेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। और बच्चों ये जो क्लासेस होंगी वो हिंदी में लगेगी। और बच्चों इसमें ये जो क्लासेस हैं वो ऑल स्टेट बोर्ड में आरबीएससी, ठीक है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और सीबीएसई सब बोर्ड को ये कवर करेगा। ठीक है बच्चों। तो ये था विजय बैच के बारे में। अब हम आज क्या करने वाले हैं जरा उस पर चर्चा कर ले। अरे बच्चा पार्टी, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज। यानी आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। किसके? अरे भाई मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पे हम क्या करेंगे? एमसीक्यूज करेंगे। क्योंकि बच्चों मैं जानती हूँ कि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी चैप्टर में होते हैं और इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा मांग की लोच है वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड? वो है बच्चों उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत से रिलेटेड है। और हम आज मांग की लोच के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज यानी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चंस करेंगे कि कौन कौन से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आज कुछ नए बच्चे आए होंगे तो उनको मैं अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बच्चा पार्टी मेरा नाम पूजा रावत है और मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। बच्चा पार्टी मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने आप जैसे प्यारे प्यारे 2000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। बच्चा पार्टी ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आपको क्या करना है? अरे भाई आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको करना है इस सेशन को लाइक करना है, इस सेशन को शेयर, बस इतना सा काम करना है ताकि हमसे आपके दोस्त भी जुड़ जाएं, उनको भी पता चल जाए कि भाई एमसीक्यू सीरीज चल रही है। फटाफट से आ जा और क्वेश्चन के जवाब देना शुरू कर दे। तो फटाफट से इस सेशन को कर दो बच्चों शेयर और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो बच्चों पार्टी लेट्स पुट योर थिंकिंग कैप ऑन। और अब क्या करना है? अब बच्चों अपने दिमाग की बत्ती जलानी है क्योंकि हम अपना सेशन करने वाले हैं स्टार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों मांग की कीमत की लोच। मांग की कीमत लोच को किसकी प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन है बच्चों कीमत के कारण मांग की गई मात्रा में परिवर्तन। दूसरा है मांग मात्रा के कारण कीमत में परिवर्तन। तीसरा है बच्चों कीमत के कारण आय में परिवर्तन। और चौथा है मांग की मात्रा के कारण आय में परिवर्तन। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब? बच्चों टाइमर चल चुका है। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब? सभी बच्चे मुझे कमेंट करके, सभी बच्चे मुझे चैट करके सभी बताएंगे कि क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या पूछ रहा है कि मांग की कीमत लोच में किसकी क्रिया के रूप में हम परिभाषित करेंगे? टाइम खत्म हो रहा है बच्चों, टाइम खत्म हो रहा है। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर? ओके टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड टाइम इज अप। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यहाँ पे कि
कीमत में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा बच्चों? ए होगा कि कीमत के कारण क्या होगा? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। हम देखते हैं बच्चों किसमें? मांग की कीमत लोच में। मांग की कीमत लोच क्या बताती है बच्चों कि अगर किसी की कीमत में हमें परिवर्तन, अगर किसी की कीमत में परिवर्तन हुआ, उससे मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, ये हम देखते हैं बच्चों किसमें? मांग की कीमत लोच में। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों जब मांग की गई वस्तु की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि उसकी कीमत में प्रतिशत वृद्धि की गिरावट से कम है तो मांग की कीमत लोच होगी इकाई के बराबर, इकाई से ज्यादा, इकाई से कम या शून्य। टाइमर चल चुका है बच्चों, क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? क्या होगा? टाइमर चल रहा है, सभी आंसर देंगे, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? ओके, आई थिंक मैंने टाइम कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। टाइमर हमारा चलता जा रहा है। ओके, जल्दी से टाइम खत्म होने वाला। सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को ना ध्यान से पढ़ना, फिर इसका आंसर देना। ओके, हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला बच्चों, ऑलमोस्ट। ओके, इट्स 5 4 3 2 1 एंड टाइम इज अप। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों जब मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, क्या हो रहा है? मांग में, देखो मांग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मांग में परिवर्तन है, क्या है? प्रतिशत परिवर्तन, उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की गिरावट से कम है। क्या कह रहा है ये? अरे भाई कीमत में भी परिवर्तन हो रहा है और मांग में भी परिवर्तन हो रहा है, पर क्या हो रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि यहाँ पे वस्तु की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि उसकी कीमत में प्रतिशत गिरावट से कम है। यानी कि जो मांग में परिवर्तन हो रहा है बच्चों वो कम हो रहा है किससे? अरे भाई कीमत से। किससे कम हो रहा है? कीमत से। यानी कीमत में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे मांग में परिवर्तन क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। तो बच्चों अगर हम मांग की लोच की श्रेणियों की बात करें तो 4-5 श्रेणियां। पहली कौन सी है बच्चों? इकाई से ज्यादा। सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई से ज्यादा, सॉरी इकाई लोचदार। क्या है? इकाई लोचदार। अब इकाई लोचदार में क्या है बच्चों? जितना यहाँ पे कीमत में परिवर्तन होगा उतना ही मांग में भी परिवर्तन होगा। जैसे अगर 5% से कीमत बढ़ गई तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 5% से ही क्या होगा? यहाँ पे मांग घट जाएगी। ठीक है, यानी बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब बच्चों इकाई से ज्यादा क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें, इकाई से ज्यादा क्या होता है? अगर कीमत में परिवर्तन हो रहा है, मान लेते हैं कीमत में 5% परिवर्तन हुआ पर मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है बच्चों? 10% सा ज्यादा हो रहा है ना? ज्यादा हो रहा है ना? क्या देख रहे हैं? अरे भाई कीमत में परिवर्तन हो रहा है 5% पर मांग में परिवर्तन हो रहा है 10%। तो हम कहेंगे ये क्या हो गई? इकाई से ज्यादा क्या हो गई? इकाई से ज्यादा मांग लोच हो गई है। ठीक है, अगले पे हम विचार करेंगे बच्चों इकाई से कम। इकाई से कम क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कीमत में क्या हुआ है? कीमत में परिवर्तन हुआ है 5% का, पर मांग में कितना परिवर्तन हुआ है? सिर्फ 3% का। तो क्या देख रहे हैं? अरे भाई कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो गया, किससे? मांग से। तो ये क्या हो गए बच्चों? इकाई से कम लोचदार। उसके बाद आता है बच्चों शून्य मांग। शून्य मांग क्या होती है कि भाई कीमत में कितना ही परिवर्तन हो जाए पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो क्या हो गया बच्चों? वो हो गया हमारा क्या? शून्य मांग लोच। ठीक है, और उसके अलावा आता है बच्चों एक बेलोच मांग आती है, सॉरी पूर्णतः लोचदार मांग आती है, जो क्या होता है जिसमें हम अगर कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो उससे हमारी जो मांग होती है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मात्रा में कम परिवर्तन हो रहा है, किससे? कीमत से। तो हम कहेंगे ये लोच कौन सी है बच्चों? तो हम कहेंगे इकाई से कम लोचदार लोच है। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा बच्चों? सी यानी स होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा देखिए तो सही। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, और थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब उसकी मांग होगी।
क्या होगी? पूर्णतः बेलोचदार, इकाई के बराबर अनंत या पूर्णतः लोचदार। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और बिल्कुल सही आंसर देना बच्चों। टाइमर चल चुका है हमारा, टाइमर चल चुका है। मैं एक आइडिया क्वेश्चन का वैसे भी आपको दे चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में, ठीक है? उस हिसाब से आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बच्चों, मुझे बताओ। हम इसको विद डायग्राम भी देखेंगे, हम अभी इस क्वेश्चन में हम डायग्राम भी बनाएंगे, पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पहले ये बताओ। ओके ओके, टाइम खत्म हो रहा है और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे पास। ओके ओके, 5 4 3 2 1 एंड टाइम इज अप। अब बच्चों क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? क्या कह रहा है? कीमत बढ़ रही है पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तब उसकी मांग होगी कौन सी होगी? पूर्णतः बेलोचदार, इकाई के बराबर अनंत या फिर पूर्णतः लोचदार। अब बच्चों इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। ये हो गया 0, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया बच्चों क्या? y अक्ष। x अक्ष पे क्या लिखते हैं? x अक्ष पे लिखते हैं बच्चों मात्रा, मांग की गई मात्रा, ठीक है? y अक्ष पे लिखते हैं बच्चों कीमत, ठीक है बच्चों? अब यहां देखते हैं, कोई वस्तु है 10 रुपए की है, ठीक है? कोई वस्तु है कितनी है? 20 रुपए, मतलब वही वस्तु पहले 10 की थी, फिर 20 की हो गई और फिर 30 की, ठीक है बच्चों? मात्रा कितनी है? मात्रा यहाँ पे 10 इकाइयां हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब कीमत 10 रुपए थी, ये यहाँ पे 10 रुपए, तब क्या करते थे? यहाँ पे कितनी मांग थी? यहाँ पे 10 इकाइयों की मांग थी, ठीक है? अब बच्चों जब कीमत 20 रुपए हुई, तब भी क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे मांग कितनी है? 10 की ही है, 10 इकाइयों की है। अब बच्चों अगर कीमत 30 रुपए हुई, अब भी मांग कितनी है बच्चों? यहाँ पे 10 इकाइयों की ही है। तो हम कहेंगे अरे भाई कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मात्रा में, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसे कौन सी वस्तु है? तो बच्चों यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं हो गई, जैसे दवाइयाँ होगी। अब अगर कोई व्यक्ति है वो दवाइयाँ लेता है डायबिटीज़ की, तो बच्चों अगर डायबिटीज़ की दवाइयों में कितनी ही उसकी कीमत कितनी बढ़ जाए, उसकी जो मात्रा है जितनी वो लेता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे वहाँ पे क्या हो गया बच्चों? वहाँ पे शून्य मांग हो गई। क्या हो गई? ईडी बराबर क्या हो गई? शून्य हो गई। तो ऐसा जो वक्र होता है, ऐसी जो लोच होती है, वो होती है बच्चों पूर्णतः बेलोचदार। क्या होती है? पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है, जिसमें बेलोच मतलब कोई बेलोच मतलब होता है बच्चों शून्य, कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। तो हम कहेंगे भाई कीमत में कितनी भी वृद्धि और कमी हो, पर यहाँ पे मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह की जो लोच होती है बच्चों, वो पूर्णतः लोचदार होती है। इकाई के बराबर आपको मैंने बता ही दिया कि अगर कीमत 5% से परिवर्तित हुई है, तो मात्रा में भी उतने ही प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। उसी तरह अनंत क्या होता है बच्चों? की कीमत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कीमत में, पर मांग में हमारा बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, तो वो क्या हो गई बच्चों? अनंत हो गई। और पूर्णतः लोचदार और अनंत एक ही है, याद रखना, अनंत एक ही। अब हम ना पूर्णतः लोचदार को 0 भी कहते हैं, शून्य लोच भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आएगा? ए हमारा आंसर होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जरा देखिए तो सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ज्यामिति विधि से मांग की लोच का सूत्र है। देखो बच्चों, मांग की लोच को निकालने की विधियां हैं, जिसमें ज्यामिति विधि भी है, और इसका सूत्र क्या है? पहला है मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे में मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। दूसरा है बच्चों मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा बटे में मांग वक्र का निचला हिस्सा। सी है बच्चों डेल्टा क्यू बटे में क्यू, डेल्टा पी बटे में पी, ठीक है? और फिर फोर्थ है बच्चों क्या? डेल्टा पी बटे में पी बटे में डेल्टा क्यू बटे में क्या है? क्यू। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जरा बताओ तो सही। अरे क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जरा बताओ तो सही। टाइम खत्म हो रहा है बच्चों। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? ओके, सभी बच्चे आंसर देंगे मुझे? ओके बच्चों, टाइम अब खत्म हो चुका है। 2 1 एंड टाइम इज अप।
तो बच्चों यहाँ पे ज्यामितीय विधि का सूत्र क्या है? ज्यामितीय विधि का सिंपल सा सूत्र है बच्चों, क्या है? मांग वक्र का निचला हिस्सा, उसको हम भाग दे देंगे किससे? मांग वक्र के ऊपरी हिस्से से, ऊपर वाले हिस्से से। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पे हमें मांग की लोच पता चल जाएगी। अब ये जो है बच्चों, इसको कैसे लिखते हैं? एक सेकेंड, इसको है ना ज्यामितीय विधि को ना बिंदु रीति विधि भी कहते हैं बच्चों, बिंदु रीति विधि। यानी इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो हमारा मांग वक्र होता है ना, उसके जगह जगह क्या होते हैं बच्चों? बिंदु लगे होते हैं, और इन्हीं बिंदु की सहायता से हम निकालते हैं कि कौन से बिंदु पे कौन सी हमारी मांग लोच है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x, यहाँ पे आ गया मात्रा, ठीक है, और यहाँ पे आ गई कीमत। ठीक है, अब ये है ना हमारा, ये हमारा मांग वक्र हो गया, ये d। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है? अलग अलग बिंदु होते हैं। एक बिंदु जैसे यहाँ पे हो गया, एक बिंदु हो गया हमारा यहाँ पे, एक बिंदु हो गया यहाँ पे, एक बिंदु हो गया यहाँ पे एक बिंदु, और ये हो गया हमारा एक बिंदु। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? जैसे हमने यहाँ पे ABCD लिख दिया, ABCDE। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया हमारे? हमने बिंदु दे दिए। ठीक है, अब अगर हमें मांग की लोच निकालनी है तो हम क्या करेंगे? निचला भाग, जैसे अगर हमें D पे निकालना है, डी का अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों? सॉरी, सी पे हमें क्या निकालनी है? मांग की लोच निकालनी है। तो हमारा यहाँ क्या होगा? सी के नीचे का डी, ठीक है, नीचे वाला भाग क्या है? डी है, तो हमने इसको डी बटे में, ऊपर वाला भाग क्या है? ऊपर है बच्चों हमारा बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट होती है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे ज्यामितीय विधि से हम सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, वो क्या बताता है? इकाई लोचदार मांग। क्या बताता है? इकाई लोचदार मांग, यानी इकाई के बराबर लोचदार मांग। ठीक है, ठीक है, इकाई लोचदार मांग। अब बच्चों नीचे वाला बताता है इकाई से ज्यादा। ठीक है, इकाई से ज्यादा लोचदार, इकाई से ज्यादा लोचदार। ठीक है, और ये ई पॉइंट है बच्चों, वो क्या बताता है? पूर्णतः लोचदार। ठीक है, पूर्णतः लोचदार है ये। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। और उसी तरह बच्चों ऊपर वाले जो दो है ना, ये ए क्या बताता है? ये ए बता रहा है बच्चों यहाँ पे बेलोच, ये ए बताता है बच्चों क्या? बेलोचदार मांग। ये बेलोचदार मांग बताता है। वहीं ये जो बी पॉइंट है वो क्या बताता है? इकाई से कम लोचदार। क्या बताता है? इकाई से कम। तो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया ज्यामितीय विधि में मांग की लोच क्या होती है और मांग की लोच को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है ज़रा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, बिंदु विधि में बिंदु P पर मांग की लोच होगी। अरे इसको तो हमने अभी किया है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ज्यादा लोचदार, क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन कह रहा है इकाई लोचदार, सी ऑप्शन कह रहा है कम लोचदार, और डी ऑप्शन कह रहा है इसमें से कोई नहीं। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? अभी अपनी, अरे भाई ज्यामितीय विधि को बिंदु रीति विधि भी कहते हैं, और उसी में हमने देखा है। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? सभी बच्चे मुझे मैसेज करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, टाइम खत्म हो रहा है बच्चा पार्टी, टाइम खत्म हो रहा है। चलो आपकी सुविधा के लिए एक डायग्राम बना लेती हूँ फिर से। ये अपना 0, ये x अक्ष, और ये हो गया बच्चों क्या? y अक्ष। ठीक है, ये मांग वक्र हो गया अपना, और इधर मात्रा, और उधर हो गई क्या? कीमत। ओके, टाइम खत्म हो रहा है बच्चों, और टाइम इज अप। अभी हमने देखा था बच्चों बिंदु रीति विधि में, क्या देखा था? अरे भाई 5 पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं हमारी। कहाँ? एक सेकेंड, हमारा जो मांग वक्र बनता है ना, उस पे 5 पॉइंट बनते हैं। 1 2 3, ये 4 और ये 5। जो बीच वाला पॉइंट होता है वो क्या बताता है? इकाई के बराबर लोचदार मांग। क्या बताता है? इकाई लोचदार, इकाई लोचदार।
इकाई लोचदार मांग को बताता है हमारा बीच का पॉइंट, ठीक है। वहीं अगर ऊपर का पॉइंट है, जैसे ये P पॉइंट है, तो ये क्या बताएगा, इकाई से कम लोचदार। क्या बताएगा, क्योंकि यहाँ पे कीमत क्या है बच्चों, ज्यादा है, और मांग क्या है, कम है। देखो यहाँ पे कीमत क्या है, ज्यादा है, और मांग क्या है, कम है। तो ये क्या हो गया, यानी यहाँ पे कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, पर मांग में क्या हो रहा है, सॉरी मात्रा में क्या हो रहा है, कम परिवर्तन होगा। तो हम कहेंगे ये क्या हो गई, इकाई से कम लोचदार। क्या हो गया यहाँ पे, इकाई से कम, इकाई से कम लोचदार, कम। ठीक है बच्चों, अब ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो क्या बताता है, ये एक तरह से बेलोच है, यानी हम कीमत में कितना भी परिवर्तन करें हमारी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, बेलोच मांग, बेलोचदार मांग हो गई। ठीक है बच्चों, बेलोचदार हो गई। वहीं भाई इकाई लोचदार के नीचे भी तो दो पॉइंट है, वो क्या बता रहे हैं, अरे भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, वो क्या बता रहे हैं, अरे भाई कीमत में परिवर्तन हो रहा है, मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, पर मात्रा में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, किससे, कीमत से। तो हम कहेंगे ये कौन सी लोच है, इकाई से अधिक लोचदार। तो हम कहेंगे ये हमारा इकाई, और ये इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। ठीक है बच्चों, अब जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है बच्चों, ये है पूर्णतः लोचदार। जैसे ये बेलोच था ना, ये पूर्णतः लोचदार है, यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो या कीमत में परिवर्तन नहीं हो, फिर भी क्या होता है बच्चों, मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। तो ये कौन सी हो गई, अरे भाई ये जो लोच है बच्चों क्या है, पूर्णतः लोचदार। ठीक है, पूर्णतः लोचदार। तो हमारा बच्चों पी पॉइंट, देखो इस डायग्राम को आप देखो सब, पी पॉइंट जहां है वो कौन सी लोच होगी, सभी बच्चे आंसर देंगे, कौन सी लोच होगी, यहां पे इस पॉइंट पे देखो कौन सी लोच होगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कौन सी लोच है बच्चों, कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार क्या है बच्चों, लोच है। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी क्या होगा, सी होगा, यानी इकाई से कम लोचदार मांग होगी। बिल्कुल सही बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु x की कीमत में परिवर्तन वस्तु y की मांग को प्रभावित करता है तो यह मांग कहलाती है। क्या होगा, अरे भाई एक वस्तु है, वस्तु x, उसकी कीमत में परिवर्तन हो रहा है, और वस्तु y की मांग, दूसरी वस्तु है, वस्तु y की मांग परिवर्तित हो रही है। तो ये कौन सी मांग है, क्या ये मूल्य मांग यानी कीमत मांग है, क्या ये आय मांग है, क्या ये क्रॉस डिमांड यानी क्रॉस मांग है, या फिर ये सभी। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जरा बताओ तो सही। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जरा मुझे भी तो पता चले, अरे जरा मुझे भी तो पता चले क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ओके, टाइमर चल चुका है बच्चों, टाइमर चल चुका है, टाइम खत्म हो रहा है। ओके बच्चा पार्टी, टाइमर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड टाइम इज स्टॉप। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, जब वस्तु x यानी एक वस्तु है, वो कौन सी x वस्तु है, ठीक है, उसकी कीमत में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों वस्तु y की कीमत को वो प्रभावित कर रहा है, यानी दूसरी वस्तु आ गई, कौन सी, वस्तु y आ गई, ठीक है, उसकी मांग को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह की जो मांग है बच्चों वो क्या कहलाती है, तो बच्चों इस तरह की मांग जो है वो क्रॉस मांग यानी क्रॉस डिमांड कहलाती है। अब आप कहोगे मैम क्रॉस डिमांड क्या होती है, क्रॉस डिमांड ये होती है बच्चों, अगर एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है तो वो क्रॉस डिमांड कहलाती है। जैसे हम बच्चों यहाँ चाय और कॉफी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो क्या हो गई, हमारी वैकल्पिक वस्तु हो गई, ठीक है, स्थानापन्न वस्तु हो गई ना, जिसमें एक के स्थान पर हम दूसरे का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह बच्चों यहाँ पे पूरक वस्तुएं भी हो गई। पूरक वस्तु कौन सी, जिसमें एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चलता है, जैसे पेट्रोल और कार। ठीक है, अब बच्चों अगर पेट्रोल की कीमत यहाँ पे ऊपर नीचे हुई तो उससे कार की मांग में भी क्या होगा बच्चों, कार की मांग में भी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह की मांग कौन सी होगी बच्चों, क्रॉस डिमांड होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की लोच एक है, क्या है, गुणात्मक वाक्य, ठीक है, मात्रात्मक विवरण, स दोनों ए और बी, और द कहता है बच्चों कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों मांग की लोच कौन सा विवरण है, कौन सा यहाँ पे विवरण है, मांग की लोच क्या बताता है,
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दोगे बच्चों। क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर? ओके ओके, टाइमर चल रहा है बच्चों। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप आंसर दो, आंसर तो दो। अरे भाई ये तो देखा जाएगा कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, पर एटलीस्ट आप आंसर तो करो। ओके बच्चों, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है और बच्चों ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। ओके ओके, टाइम खत्म हो रहा है हमारा और बच्चों टाइम है 5 4 3 2 1 एंड टाइम इज स्टॉप। अब बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मांग की लोच एक है। मांग की लोच क्या बताती है बच्चों? मांग की लोच बताती है कि अगर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ तो उससे मात्रा में भी क्या होगा, यानी मांग में भी क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन होगा। कि मान लेते हैं कीमत में 5%, कीमत में 5% परिवर्तन हुआ है, 5% से क्या हो गई, बढ़ गई, तो उससे बच्चों, उससे क्या होगा, उससे मात्रा में भी परिवर्तन होगा। तो बच्चों ये क्या कहता है कि अगर यहाँ पे क्या बताता है, ये मात्रात्मक रूप से, अरे भाई ये मात्रात्मक रूप से बताता है कि अगर कीमत 5% से बड़ी है तो मात्रा इतने प्रतिशत से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों एक तरह से ये क्या देता है, मांग की लोच एक तरह से सटीक आंसर देता है हमें। हमारा यहाँ ये क्या है, मांग की लोच एक मात्रात्मक विवरण है। वहीं अगर हम बच्चों मांग की बात करें, मांग के नियम की बात करें, जो क्या कहता है, अगर कीमत बढ़ी, क्या कहता है हमारा मांग का नियम, कहता है कि भाई अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। बिल्कुल सही। और कहता है कि अगर कीमत बढ़ गई तो मांग क्या हो गई, मांग यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, सॉरी, कीमत अगर कम हो गई तो मांग क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये बताता है कि अगर कीमत कम हुई तो मांग बढ़ जाएगी और अगर कीमत बढ़ गई तो मांग क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। पर यहाँ पे ये क्या देता है, सिर्फ मांग का नियम दिशा देता है, ये सही तरीके से नहीं बताता है कि अगर कीमत में इतना परिवर्तन हुआ तो मांग में इतना परिवर्तन हुआ। ये कौन बताता है बच्चों, ये बताती है हमारी मांग की लोच, जो बिल्कुल सही तरीके से मात्रात्मक आंकड़ों के द्वारा बताती है कि अगर कीमत 5% से बड़ी है तो मांग इतने प्रतिशत से कम हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे मांग की लोच क्या है बच्चों, एक मात्रात्मक विवरण है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों समझ गए ना? अरे भाई सभी शेर समझ गए ना मेरे? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जरा देखें तो सही। ओ ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित उदाहरण में कीमत लोच क्या है? ठीक है, उदाहरण क्या है कि वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग दी हुई है, कीमत क्या है बच्चों, कीमत P1 है 5, P2 है 4, ओके, Q1 है 10 और Q2 है कितनी बच्चों, 15। आंसर क्या होगा? सभी बच्चे मुझे इसका मैसेज करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी बच्चे मुझे मैसेज करके बताएंगे। आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, क्वेश्चन करने की ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ट्राई करो आप और इसका आंसर भी बताओ। देखो मैं तो सॉल्व करवा दूंगी पर आप भी तो ट्राई करो। टाइम भी है हमारे पास, देखो 1 मिनट पूरा दे रखा है मैंने, वो क्यों दे रखा है, ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके ओके, टाइम खत्म हो रहा है बच्चों। ओके ओके बच्चा पार्टी, 5 4 3 2 1 एंड टाइम इज अप। अब बच्चों देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है बच्चों, कीमत क्या हो रही है, कीमत P1 थी कितनी 5 और P2 कितनी थी 4, यानी कीमत में परिवर्तन कितना हुआ। कीमत देखो P1 से P2 में कितना परिवर्तन हुआ, हम कहेंगे 1 रुपए का क्या हुआ, यहाँ पे परिवर्तन हुआ, यानी 1 रुपए कम हो गए। तो हमारा बच्चों यहाँ पे डेल्टा पी क्या बताता है बच्चों, यहाँ लिख देती हूँ, डेल्टा पी बताता है बच्चों क्या, कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। ठीक है, वहीं डेल्टा क्यू भी देख लेते हैं। डेल्टा क्यू बताता है बच्चों मात्रा में परिवर्तन या फिर मांग में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब डेल्टा पी क्या हुआ, P से P1 यहाँ पे क्या हुई, कीमत आई तो कितना परिवर्तन हुआ, हम कहेंगे -1 का। ठीक है, अब बच्चों डेल्टा क्यू क्या होगा कि यहाँ पे मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, Q1 कितना था 10 था, Q2 कितना हो गया 15 हो गया, तो यहाँ पे कितना परिवर्तन आया 5 का, तो हमारा डेल्टा क्यू हो गया कितना
5। अब बच्चों हम लगाएंगे यहाँ पे हमारी मांग की लोच का, मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला। तो बच्चों अगर हम उसको ढंग से देखें तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला क्या है कि मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे में क्या होता है बच्चों, बट्टे में होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब बच्चों ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है तो हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पे ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बटे में क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, ठीक है। चलो रख लेते हैं वैल्यूज। तो बच्चों यहाँ पे एक सेकेंड, देखो हमारे पास स्पेस कम है ना, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा डेल्टा क्यू में अपनी वैल्यू रखेंगे। डेल्टा क्यू कितना है बच्चों, 5 है, ठीक है। डेल्टा पी कितना है, 1 है माइनस का, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पी कितना है, पी देखेंगे, P1 देखना है, P1 देखना है, ठीक है। P1 बच्चों हमारा 5 है, ठीक है। अब बच्चों अब यहाँ पे 10 कितना है, सॉरी Q कितना है, Q1 देखना है, ठीक है। Q1 है बच्चों 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो तो 5 से कट गया तो ये हो गया 2, 2 से हमने काट दिया किसको, 5 को, तो ये कितना हो गया 2.5। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा इसको भी हमने इससे काट दिया तो ये क्या आया, अभी भी 1 को 2.5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2.5 आ गया। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा बच्चों, हमारे यहाँ आंसर होगा माइनस का 2.5। किसी भी बच्चे को अगर इसमें डाउट है तो मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो हमने कैसा किया, डेल्टा पी हमने कैसा लगाया कि भाई कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। पहले कीमत P1 5 थी, फिर 4 हो गई, तो यहाँ पे डेल्टा पी यानी कीमत में परिवर्तन हुआ 1 का। डेल्टा क्यू बताता है बच्चों क्या, कि मात्रा में परिवर्तन हुआ है 5 का। अब बच्चों हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो हम डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी मल्टीप्लाई क्या करा, पी बटे में क्यू, याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करा, फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रख दी, डेल्टा क्यू कितना है 5 बटे में -1 रख दिया, मल्टीप्लाई किससे किया हमने, यहाँ पे P बटे में Q, P हमारा 5 है और 10 है। अब इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा यहाँ आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो हमारे यहाँ आंसर क्या आया बच्चों, -2.5 क्या है बच्चों, मांग की कीमत लोच है। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कीमत में 40% परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच होगी, क्या होगी, 0.5 -1.5 1 या 0, क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आंसर बच्चों मैं बता दूंगी पर आप कोशिश तो करो। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा हमारे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ओके देखो टाइमर चल रहा है। ओके बच्चों टाइम खत्म हो रहा है। ओके सभी बच्चे मुझे मैसेज करेंगे क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ओके बच्चों, ओके 5 4 3 2 1 एंड टाइम स्टॉप। टाइम खत्म हो चुका है। सिंपल सा है बच्चों, क्या कह रहा है, सिंपल सा है, हमें मांग की कीमत लोच का हमें क्या लगाना है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, सूत्र लगाना है। क्या है मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला, तो हम ईडी बराबर यहाँ पे मात्रा में, मांग की मात्रा में, क्या कह रहा है यहाँ पे, सॉरी मांग की मात्रा में, वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को हम भाग देंगे किससे बच्चों, यहाँ पे भाग देंगे हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से, ठीक है। किससे, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। तो बच्चों हमारी मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे वस्तु की मांग में 60% का परिवर्तन हो रहा है। तो लिख देते हैं 60 बटे में क्या लिखेंगे, कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है बच्चों, 40 का। अब करेंगे इसको सॉल्व, चलो सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमारा यहाँ पे हो गया हमारा 1 ये हो गया 1.5 आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 1.5 आ गया, कौन सा, माइनस का 1.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ आंसर होगा बच्चों 1.5। बहुत ही ईजी है, अरे भाई इससे ईजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर निकाला, जो क्या होगा बच्चों -1.5। और यही हमारा क्या होगा बच्चों, मांग की कीमत लोच होगी, जो हमने यहाँ पे निकाली है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जरा देखें तो सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ दिखाता है। अरे भाई किसको दिखाता है, पहला कह रहा है उच्च लोचदार मांग को दिखाता है, दूसरा कह रहा है पूरी तरह से लोचदार मांग को दिखा रहा है, तीसरा कह रहा है पूरी तरह से बेलोचदार मांग को दिखा रहा है, और चौथा कह रहा है कि लोचदार मांग को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है हमारा ये वाला डायग्राम, किसको दिखा रहा है, जरा बताओ तो सही, किसको दिखा रहा है हमारा 10th, ये वाला जो डायग्राम है 10th क्वेश्चन का, ये किसको दिखा रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके ओके, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे कम से कम। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, ओके। ओके 5 4 3 2 1 एंड टाइम इज अप। बच्चों ये जो ग्राफ है ना वो कौन सा है, तो बच्चों ये जो ग्राफ है वो पूर्णतः लोचदार मांग है। कौन सा है, पूरी तरह से लोचदार मांग है। जो क्या बता रहा है, जो बता रहा है कि भाई यहाँ कीमत में परिवर्तन हो, थोड़ा सा परिवर्तन हो या बिल्कुल ना हो, पर उससे क्या होगा बच्चों, उससे मात्रा में यानी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, अनंत तक। कहाँ तक, अरे अनंत तक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पूर्णतः लोचदार मांग हो गई। अगर हम पूर्णतः बेलोचदार की मांग करें तो बच्चों उसका डायग्राम कैसे बनता है, उसका डायग्राम ऐसे बनता है, अभी अभी हमने देखा है, 0x और ये y। ठीक है, x अक्ष पे आप लिखेंगे मात्रा और y अक्ष पे क्या लिखेंगे बच्चों, कीमत। ठीक है, और हमारा डायग्राम कैसे होगा, हमारा डायग्राम ऊपर की तरफ होगा, वर्टिकल होगा। ये वाला डायग्राम क्या होता है, पूर्णतः लोचदार का डायग्राम होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल, और ये वाला क्या होगा, वर्टिकल। तो हमारा ईडी क्या होगा यहाँ पे, ईडी बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ पे इकाई लोचदार का भी देख लेते हैं। इकाई लोचदार का हमारा डायग्राम कैसा होता है, एकदम नीचे आती हुई लाइन होती है, एकदम सीधी लाइन ऐसे। ये हमारी क्या है बच्चों, इकाई लोचदार है, 0x और y। ठीक है, ये हमारा मात्रा और ये क्या हो गई बच्चों, कीमत। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये जो है ना पूर्णतः क्या है बच्चों, यहाँ पे ईडी बराबर क्या है, बराबर 1 है, यानी क्या है, इकाई लोचदार है। जितना जितना यहाँ पे कीमत में परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मात्रा में भी परिवर्तन होगा। तो बच्चों ये जो ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पे पूर्णतः लोचदार मांग को दिखा रहा है, जो क्या है, अनंत है। जो लोच क्या है, मांग की लोच अनंत है, और यही क्या है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और आई होप आपको समझ में आए होंगे। और किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है कि मैम हमें यहाँ पे इस टॉपिक पे या इस क्वेश्चन में समझ नहीं आया, आप फिर से समझाओ। बच्चों हम फिर से वो सेशन करेंगे, फिर से वो क्लास लेंगे जिसमें आप, या फिर हम ऐसा कर लेंगे कि आपके जितने भी डाउट है ना उसके लिए हम एक डाउट क्लास रख लेंगे कि आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। आज हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो हमारी मांग की लोच से जुड़े हुए हैं। अब बच्चों आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको क्वेश्चन में मज़ा आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है बच्चा पार्टी, तो बच्चों आज हमने क्या करा, आज हमने मांग की लोच के MCQs करे, MCQ करे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे जो मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी डिमांड के थे। ठीक है बच्चों, और बच्चों अभी तक अगर किसी भी बच्चे ने अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा पार्टी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे मिलेंगे आपको सारी अपकमिंग सेशन की जानकारी। इसके अलावा आपको मिलेंगे बच्चों यहाँ पे नोट्स, और बच्चों आपकी सुविधा के लिए एक फेसबुक पेज भी बनाया है जिससे जुड़ के आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अब बच्चों टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों का ही
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बच्चों वहाँ जाओ और हमसे जुड़ जाओ। ठीक है बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी अब समय आ गया है। तो बच्चों अभी तक अगर किसी बच्चे ने अड्डा 24/7 की क्लास 11, 12 जेई नीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों अगर आपको इस सेशन में मज़ा आया, तो बच्चों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस सेशन को लाइक और शेयर करना मतलब बिल्कुल मत भूलना। और बच्चों आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और बच्चों इस सेशन में मज़ा आया है नहीं आया ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सेशन आपको अमेजिंग लगा या नहीं लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों। उसके अलावा आप अगर कोई डाउट है ना वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। यस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक क्या करो, खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो, पर हाँ पढ़ाई करना मत छोड़ना। और आपको पता है ये हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास कब लगती है? अरे भाई सुबह 11 बजे मतलब पूजा मैम की क्लास, सुबह 11 बजे मतलब इकोनॉमिक्स की क्लास। तो बच्चों फिर से मिलते हैं सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय टू यू ऑल। बाय बाय बच्चा पार्टी।